दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नए चैप्टर को, एक नए टॉपिक को, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे मराठा साम्राज्य और उसके प्रशासन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता होगा उत्तरवर्ती मुगल शासक से संबंधित सभी तथ्य समाप्त हो चुके हैं। उसके अलावा दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बाद स्थापत्य कला हो गया, चित्रकला हो गया, मुगल कालीन प्रशासन हो गया, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया और मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हुए हम आ चुके हैं अपने 87वें लेक्चर पर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा 87वां लेक्चर है। जो बच्चे कहीं से भी कोचिंग करते हैं, कहीं से भी इतिहास की तैयारी कर रहे हो, इतिहास विषय पढ़ रहे हो, तो ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम बेहतरीन प्रश्नों पर प्रैक्टिस कैसे करें। तो मुझे लगता है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो मैं बड़े ढूंढ करके बहुत शानदार तरीके से सेट करके लेके आता हूँ कि आपको इतिहास में सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस चीजें मिलती जाएं और प्रश्न परीक्षा में कैसे बनते हैं वो भी आपको पता चल पाए। ठीक है, और हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों 2581 से लेकर के 2610 तक के सवालों को। अगर आज की क्लास आप देख लेते हैं तो आपके पास टोटल 2600 क्वेश्चन का भंडार हो चुका है। जी हां दोस्तों, अगर आप रेगुलर ज्वाइन किए हैं इस चैनल को और इस क्लास को रेगुलर देखते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन लेवल पर हो पा रही होगी। ठीक है, आज किस तरह के सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध जो 3 हुआ था। पहला आंग्ल मराठा युद्ध वो कब हुआ, किस संधि से समाप्त हुआ, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, ये किस संधि से समाप्त हुआ। इसी तरह से सवाल आते हैं परीक्षा में। मराठा प्रशासन में जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था, जिस तरह से आज हम जिले के अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डीएम का नाम देते हैं, मराठा प्रशासन में जिले के अधिकारी को क्या कहा जाता था। शिवाजी द्वारा लगाए गए नए कर कौन से थे, कौन कौन से कर को शिवाजी ने लगाया था। पालखेड़ा का युद्ध या खेड़ा का युद्ध, दोनों अलग अलग युद्ध हैं। खेड़ा का युद्ध अलग है, पालखेड़ा का युद्ध अलग है। यह युद्ध किसके मध्य हुआ था। पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई, संगोला की संधि कब और किसके मध्य हुई। इस तरह के बेहतरीन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सवालों को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है। ये फाउंडेशन बैच दोस्तों एनसीईआरटी को कवर करते हुए बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहां पर 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी आपकी हो पाएगी। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि कैसे आप ज्वाइन करें। चलिए सीधे आते हैं सवालों पर, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब आपको देना है। याद रखेगा आज हमारा 87वां लेक्चर है और 2581 से लेकर के 2610 तक के सवालों को दोस्तों हम चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, और मराठा साम्राज्य और प्रशासन दोनों चीजों के बारे में देखा जाएगा। तो पहला सवाल जो आसान सा सवाल है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक तो कौन नहीं जानता, पूरे भारत में छत्रपति शिवाजी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो याद रखिएगा शिवाजी को क्या कहा जाता है दोस्तों, शिवाजी को क्या कहा जाता है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। मान लीजिए आपसे कभी पूछ दे कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तब आप क्या बताएंगे। याद रखिएगा दोस्तों शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में। ठीक है, एक दूसरा सवाल दे सकता है कहां हुआ था, तो याद रखिएगा शिवनेर दुर्ग में। कहां हुआ था दोस्तों, शिवनेर दुर्ग में दोस्तों शिवाजी का जन्म हुआ था, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, और भी आपसे सवाल पूछ सकता है, जैसे पिताजी का नाम क्या था, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखेगा शाहजी भोसले। क्या नाम है दोस्तों, शाहजी भोसले याद रखेगा पिताजी का नाम है। उसी तरह से आपसे माताजी का नाम भी पूछ सकता है, तो माता का नाम है दोस्तों जीजाबाई। क्या नाम है, माताजी का नाम क्या है, जीजाबाई नाम है। ठीक है, ये इनसे संबंधित तथ्य हो गए। और भी सवाल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर करके परीक्षा में आता है कि शिवाजी के गुरु का नाम बताइए। ठीक है, तो इनके मुख्य गुरु थे रामदास जी थे, लेकिन इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा इनके दादाजी का नाम था कोणदेव, वो भी इनके गुरु थे। ठीक है, कोणदेव, तो याद रखेगा कोणदेव। ठीक है, कोणदेव को भी याद रखेगा ये अपना गुरु मानते थे शिवाजी। तो 2 गुरु इनके हो गए, एक गुरु रामदास हो गए, एक कौन हो गए, दादाजी कोणदेव। तो याद रखेगा ये दोनों लोगों का नाम। ठीक है, तो जो भी संबंधित फैक्ट है दोस्तों वो भी मैं आपको क्लियर कराते चल रहा हूं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, आप सवालों को अच्छे से समझ पाए। अगला सवाल आइए, लिख रहा है बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पराजित करने के लिए किसे भेजा था। जी हां दोस्तों, बीजापुर के सुल्तान के द्वारा शिवाजी को पराजित करने के लिए दोस्तों किसे भेजा गया था, तो आपको पता होगा अफजल खान को भेजा गया था। किसे भेजा गया था, अफजल खान को भेजा गया था, लेकिन शिवाजी ने क्या कर दिया, इसके अंगूठे को काट दिया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा कब हुआ था दोस्तों, तो 1665 ईस्वी में याद रखेंगे शिवाजी को मारने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने किसे भेजा था,
था, अफजल खां को भेजा था। एक सवाल और याद रखेगा, अभी याद आ गया अचानक से, ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहां पर थी, ठीक है, परीक्षा में आता है कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी, बताइए जल्दी से। शिवाजी की राजधानी, जी हाँ दोस्तों, इनकी राजधानी थी रायगढ़। क्या थी दोस्तों? रायगढ़ इनकी राजधानी थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई है? तो याद रखेगा, पुरंदर की संधि हुई दोस्तों 1665 ईस्वी में, और यहां पर यह संधि हुई है शिवाजी और किसके बीच में दोस्तों? याद रखेगा, औरंगजेब ने भेजा था किसे? जयसिंह को। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा था, ठीक है। जयसिंह को किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था, ठीक है। तो याद रखेगा, औरंगजेब ने भेजा था, और जयसिंह और शिवाजी के मध्य में 1665 ईस्वी में दोस्तों ये पुरंदर की संधि हुई है। उसके तहत शिवाजी को कुछ किले, लगभग 23 किले दोस्तों मुगलों को सौंपने पड़े थे, और औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होना पड़ा था। जब ये औरंगजेब के दरबार में जाते हैं ना, तो इनको औरंगजेब कैद कर लेता है, धोखे से क्या कर लेता है दोस्तों? शिवाजी को औरंगजेब ने क्या कर लिया दोस्तों? यहां पर कैद कर लिया। सवाल यह आता है कि इनको कहां पर कैद किया गया था? तो याद रखेगा, जयपुर महल में कैद किया गया था। कहां पर दोस्तों? जयपुर महल में कैद किया था औरंगजेब ने, ठीक है। बाद में क्या होता दोस्तों? शिवाजी का एक बहरूपिया रहता है, उसके जगह शिवाजी उसे रख देते हैं, और शिवाजी वहां पर आराम से निकल जाते हैं। तो इसे भी याद रखेगा। इस बात से आग बबूला होकर के दोस्तों, अच्छा, इस दौरान दोस्तों शिवाजी के पुत्र संभाजी को भी दोस्तों औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है, और औरंगजेब लंबे समय तक दोस्तों संभाजी को अपने कैद में भी रखता है, ठीक है। संभाजी कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा, ये शिवाजी के पुत्र का नाम है संभाजी, ठीक है। तो पूरे इतिहास को बहुत अच्छे से आप देखते चलिए, समझते चलिए, आराम से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि स्टडी 91 पूरे भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर आप टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे जैसे इतिहास के पन्नों में नए नाम जुड़ते जाते हैं, नए चैप्टर जुड़ते रहते हैं, उसी हिसाब से दोस्तों मैं आपको क्लास देता हूं। आपको पता होगा, कुल आज तक 45 लेक्चर दोस्तों एंशिएंट में दिया गया था। 46 से लेकर के दोस्तों आज हम 87 तक आ चुके हैं। तो ये हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है। जब ये समाप्त हो जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तब हम आ जाएंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री पर, तो वहां भी चर्चाएं चलेंगी, ठीक है। इसी तरह से सीक्वेंस जारी रहेगा, तो लेट मत करिए, आइए ज्वाइन कर लीजिए आराम से और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, लिख रहा है शिवाजी के समय, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लिख रहा है शिवाजी के समय उपज का कितना भाग राजस्व के रूप में दोस्तों वसूला जाता था, ये आपको बताना है। तो याद रखेगा 1/3। कितना दोस्तों? याद रखेगा, शिवाजी के समय 1/3। अब 1/3 कहिए, चाहे इसको 33% कहिए, तो 33% दोस्तों ये शिवाजी के काल में दोस्तों ये क्या था दोस्तों? भू राजस्व दर थी, ठीक है। भू राजस्व ये वसूला जाता था लोगों से, ठीक है। तो याद रखेगा 33% वसूला जाता था। लेकिन एक सवाल और आता है, ठीक है। सवाल क्या था दोस्तों? शिवाजी के बाद ये भू राजस्व दर दोस्तों बढ़ा दिया गया, ठीक है। भू राजस्व दर क्या हो गया दोस्तों? इसमें वृद्धि हो गया। भू राजस्व दर में क्या हो गया दोस्तों? वृद्धि हो गया, और इसे 40% कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था? 40%। तो सवाल ये आता ना कि परीक्षा में ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि शिवाजी के समय या शिवाजी के पश्चात, थोड़ा सा अंतर है। समय लिख दिया तो 33% उत्तर हो जाएगा, पश्चात लिख दिया तो 40% उत्तर हो जाएगा। अब अगर आपको क्लास में चीजें न बताई जाएं तो निश्चित रूप से आपसे सवाल तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लिख रहा है शिवाजी द्वारा कौन से नए कर लगाए गए थे? तो याद रखें दोस्तों, यहां पर शिवाजी ने 2 नए कर लगाए। एक तो दोस्तों चौथ कर होता था। चौथ क्या होता था दोस्तों? एक चौथाई लगता था, और दूसरा था दोस्तों सरदेशमुखी। क्या लगता था दोस्तों? सरदेशमुखी। जी हां दोस्तों, ये 2 प्रकार के नए टैक्स की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? ये शिवाजी ने किया था। इसको भी याद रखेगा। एक सवाल और याद आ गया, ठीक है। सवाल ये आता है कि शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी, ठीक है, शिवाजी की कर व्यवस्था किस पर आधारित थी, ठीक है, किस पर आधारित थी? तो याद रखेगा, एक था मलिक अंबर, ठीक है। ये मलिक अंबर एक व्यक्ति था, ठीक है, मलिक अंबर। ये मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर दोस्तों शिवाजी की भी कर व्यवस्था आधारित थी। इस सवाल को याद रखेंगे, ये छिपा हुआ सवाल है। अगर ये सवाल परीक्षा में आए ना, तो आप बताओ कि गलती होगी कि नहीं, लेकिन गलती करिएगा मत, ठीक है। गलती हो जाएगी तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए। मैं तो खुद ही ऐसे सवालों को लेकर आता हूं कि इतिहास के पन्नों को आप खंगाल लो। इस क्लास के माध्यम से आप इतिहास का एक चार्ट बना सकते हो, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। लिख
रहा है सरंजामी प्रथा मराठों की किस व्यवस्था से संबंधित थी। सवाल ऐसे आता तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, कौन सी नई प्रथा आ गई सरंजामी। सरंजामी कुछ नई प्रथा नहीं दोस्तों, ये भी भू राजस्व से संबंधित प्रथा थी, जिसमें भू राजस्व वसूलने की विधि बताई गई थी। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये भी भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था है, याद रखेगा, जिसका नाम है सरंजामी प्रथा। ये मराठों के समय में दोस्तों प्रचलित थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है कि किस मुगल शासक को शिवाजी को पहाड़ी चूहा, और किस मुगल शासक को नहीं, किस मुगल शासक ने शिवाजी को क्या कहा दोस्तों, पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू कहा था। क्यों? क्योंकि दोस्तों गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे। जब औरंगजेब अपनी सेना भेजता था ना, ये लोग पहाड़ी उसको सेना को बुला लेते थे और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से दोस्तों हरा दिया करते थे सेनाओं को, मुगल सेना को पराजित कर देते थे। ऐसे में औरंगजेब ने याद रखेगा शिवाजी को क्या कहा है, पहाड़ी चूहा है, लेकिन साहसी डाकू भी है, यह भी कहा। तो इसको याद रखेंगे। एक सवाल जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शिवाजी की युद्ध पद्धति क्या थी दोस्तों, युद्ध पद्धति क्या थी दोस्तों, तो याद रखेगा गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति याद रखेंगे। तो यह भी बढ़िया सवाल है, सवाल परीक्षा में आ सकता है। इसी तरह से राणा प्रताप जी और अकबर के बीच में जब लड़ाई हो रहा था तो वो भी गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किए थे उन दौरान मुगलों के विपरीत। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इनका पुत्र होगा। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, याद रखेगा, इनके पुत्र का नाम था संभाजी। क्या नाम था दोस्तों, तो शिवाजी के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनता है, याद रखेंगे संभाजी बनते हैं। ठीक है, एक सवाल और सुनिएगा, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए शिवाजी का अंतिम अभियान, ठीक है, अंतिम अभियान कौन सा था। देखिए होता क्या ना, बहुत सारे बच्चों को मेरी क्लास पसंद नहीं आती, और पता क्यों नहीं पसंद आती, कहते हैं बच्चे कि सर आप तो ऑप्शन ही नहीं देते। अरे भाई एक बात बताओ, जैसे मुझसे किसी व्यक्ति ने मेरा नाम पूछा, ठीक है, कि भैया आपका नाम क्या है, मैं उससे बोलूं भाई ऑप्शन बता दो, अरे जो नाम है उत्तर दो। किसी ने आपसे पूछा कि भाई बताओ भारत की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन दो। अरे भाई ऑप्शन का क्या काम है, आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं। तो आप अपने आप को अपंग मत बनाओ, आप अपने आप को ऑप्शन पर निर्भर मत करो। देखो निर्भर हो जाओगे ना, पहले मेरी भी आदत थी, शुरुआत में जब मैं पढ़ाता था बिना ऑप्शन के बता नहीं पाता था। ठीक है, बिना ऑप्शन के मैं समझ ही नहीं पाता था। तो धीरे धीरे जब आदमी प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, बहुत सारे क्लासेस मैंने दिया, लगभग 5000 से ज्यादा वीडियो बनाया, तो दोस्तों धीरे धीरे क्या हो गया, एक्सपीरियंस आते गया, और अब जाकर के ऐसे अवस्था में मैं पहुंच चुका हूं कि केवल क्वेश्चन हमें चाहिए, किसी ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से निर्भरता जब तक नहीं हटाएंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। हमेशा अच्छा 3 ऑप्शन क्यों लेना, आखिर 4 अगर ऑप्शन आपके सामने मिल रहा तो 3 तो गलत ही है ना, तो गलत ऑप्शन को देखना ही क्यों, जरूरत क्या देखने की। आप सीधे एक ऑप्शन पे बात करो, सीधा उत्तर पे बात करो। जैसे पूछ दिया कि शिवाजी का अंतिम अभियान क्या था, तो क्या बताएंगे, जवाब होना चाहिए आपके पास क्लियर। अब उसमें ऑप्शन की आवश्यकता नहीं, कर्नाटक अभियान दोस्तों इनका अंतिम अभियान था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, कर्नाटक अभियान ये शिवाजी का अंतिम अभियान रहा, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस मराठा शासक ने दोस्तों, किस मराठा शासक ने उज्जैन के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना क्या बनाया दोस्तों, अपना सलाहकार बनाया था। जी हां दोस्तों, ये किस मराठा प्रशासक ने बनाया था, तो देखो शिवाजी का शासन समाप्त हो चुका है, संभाजी आ चुके हैं, तो संभाजी के द्वारा दोस्तों, ठीक है, संभाजी के द्वारा याद रखेंगे ये बनाया गया, यहां पर सलाहकार नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल और आ रहा होगा कि सर संभाजी को तो औरंगजेब ने कैद कर लिया था, फिर दोस्तों संभाजी कैसे आ गए और कवि कलश को अपना सलाहकार बना दिए। तो दोस्तों जब औरंगजेब की लड़ाई दोस्तों दारा सिकों के साथ होती है, ठीक है, दारा सिकों मारा जाता है, ठीक है, धर्मत का युद्ध होता है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों औरंगजेब राजपाट करता है। औरंगजेब के बाद दोस्तों उत्तरवर्ती मुगल शासक आते हैं, जिसमें मुअज्जम, आजम, कामबख्श, ये औरंगजेब के जो 3 पुत्र रहते हैं, इन पुत्रों में क्या होता है, उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, और मुअज्जम जो रहता है वो बहादुर शाह
प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर आते ही उसने कहा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, उसने मराठा जो शासक थे संभाजी इनको रिहा कर दिया। तो किसने रिहा किया था दोस्तों? संभाजी को रिहा किसने किया था? तो याद रखेगा मोहम्मद शाह ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने क्या किया? रिहा कर दिया, क्योंकि नहीं रिहा करता तो औरंगजेब तो लड़ाई में मजबूत था, लेकिन बहादुर शाह प्रथम दोस्तों लड़ना नहीं चाहता था। मोहम्मद शाह लिख दिया भाई, बहादुर शाह रहेगा ना ठीक है, याद रखेगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इसका नाम था, बचपन का नाम था दोस्तों मुअज्जम। क्या नाम था दोस्तों? मुअज्जम। ठीक है, तो याद रखेंगे ये नहीं चाहता था कि हम मराठों से लड़ाई लड़ते रहें। ठीक है, इसीलिए दोस्तों संभाजी को रिहा कर दिया गया। बाद में संभाजी चले गए और अपना मराठा प्रशासन देखना उन्होंने शुरू कर दिया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा? अच्छा, एक सवाल और आपको बता दूं, करंट अफेयर से संबंधित हालांकि सवाल है। औरंगजेब ने दोस्तों औरंगाबाद की स्थापना किया था। ठीक है, औरंगजेब ने क्या बनाया था दोस्तों? एक नगर की स्थापना किया था। नगर था औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद नगर था। अभी दोस्तों इसका नाम चेंज हो गया। ठीक है, नाम बदल गया। ठीक है, नाम बदल गया और इसका नाम बदल कर क्या हो गया दोस्तों? याद रखेगा संभाजी नगर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? संभाजी नगर। जी हां दोस्तों, औरंगाबाद का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? संभाजी नगर हो गया है। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है ना। ठीक है, एक जमाना ऐसा था कि औरंगजेब ने संभाजी को अपने गिरफ्त में लिया था और फिर बाद में देखिए आज ऐसा जमाना है कि उसके शहर का नामो निशान समाप्त हो गया और उस शहर का नाम दोस्तों किसके नाम पर कर दिया गया? संभाजी के नाम पर कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है कि संभाजी के बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठा? तो याद रखेगा गद्दी पर बैठे यहां पर राजा राम। ठीक है, संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठे हैं? राजा राम गद्दी पर बैठे हैं। और राजा राम के समय में दोस्तों मराठों की द्वितीय राजधानी बनाई गई। ठीक है, द्वितीय ऐसे लिखना सही नहीं है। ठीक है, मराठों की द्वितीय राजधानी देखने को मिलती है। तो पहली राजधानी दोस्तों कहां थी? आपने पढ़ा था कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? रायगढ़ थी, है ना, रायगढ़ थी। और दूसरी राजधानी बनी दोस्तों वो सतारा को राजधानी बनाया गया। किसे दोस्तों? याद रखेगा सतारा को ये दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया और जो मूल राजधानी थी वो तो रायगढ़ थी ही, तो उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा राजा राम के बाद मराठा की गद्दी पर कौन बैठा? राजा राम बहुत कम समय के लिए राजा बन पाए। ठीक है, उनकी पत्नी थी ताराबाई। ठीक है, उन्होंने बाद में दोस्तों शासन प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि राजा राम का जो पुत्र था ना वो अल्पवयस्क था। ठीक है, ऐसे में माता के संरक्षण में दोस्तों काम चला है। तो राजा राम के बाद मराठा की गद्दी पर कौन बैठा है? तो याद रखेगा शिवाजी द्वितीय बैठे हैं। ठीक है, गद्दी पर दोस्तों शिवाजी द्वितीय बैठे हैं। ठीक है, लेकिन इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? तो इनका उम्र है केवल और केवल 4 वर्ष। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब 4 वर्ष का कोई बच्चा तो राजपाट तो देखेगा नहीं। इसका मतलब दोस्तों कि यहां पर दोस्तों कौन है? याद रखेगा राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। क्या नाम दोस्तों? ताराबाई। तो ताराबाई के संरक्षण में ध्यान दीजिएगा, यहां पर शिवाजी द्वितीय को क्या बनाया गया है? मराठा की गद्दी पर बिठाया गया है। इस सवाल को भी याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा मराठा राज्य संघ की स्थापना, जी हां दोस्तों, किसके समय में हुई है? मराठा राज्य संघ की स्थापना किसके समय में? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगाइए। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब 99% बच्चे नहीं दे पाते हैं। मराठा राज्य संघ की स्थापना दोस्तों किसके समय में हुई है? तो याद रखेगा बालाजी विश्वनाथ के समय में। किसके समय में दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ के समय में। याद रखेगा ये विश्वनाथ के समय में, ध्यान दीजिएगा, किसकी स्थापना हुई है? मराठा राज्य संघ की स्थापना हुई है। देखिए अब मैं बताता हूं, राजा राम के बाद जब शिवाजी द्वितीय आ जाते हैं ना, तो स्थिति थोड़ी सी दोस्तों मराठाओं की कमजोर होती है। ऐसे में उनके जो प्रधानमंत्री रहते हैं उन्हें पेशवा कहा जाता है। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। और पेशवा जो आते हैं दोस्तों, तो अब पेशवा की धीरे धीरे दोस्तों पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आगे चल के राजा का पद छोटा हो जाएगा और पेशवा ही बड़ा हो जाता है, क्योंकि सारा कंट्रोल, सारा नियंत्रण, सब कुछ करने का काम किसके हाथ में आ जाता है? पेशवाओं के हाथ में आ जाता है। तो बालाजी विश्वनाथ दोस्तों अब ये पहले पेशवा के रूप में आपके समक्ष हैं, तो इनको भी याद रखेगा। ठीक है, इन्हें किसने पेशवा बनाया था? सवाल ये भी आ सकता है कि किसने पेशवा बनाया था। ठीक है, तो याद रखेगा किसने पेशवा बनाया? किसने पेशवा बनाया? किसे दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में, तो याद रखेगा दोस्तों इन्हें साहू जी ने पेशवा बनाया था। ठीक है, साहू जी ने पेशवा बनाया था। कब बनाया था ये भी पूछ सकता है, तो याद रखेगा 1713 ईस्वी में। ठीक है, 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया दोस्तों? अपना पेशवा बनाया है। तो इस सवाल को भी याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है कि खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? अभी एक बात बताइए, सब कुछ तो सर बढ़िया से चल रहा था, बेहतर ढंग से चल रहा था, फिर
आखिर लड़ाई किस बात की आ गई? नहीं, लड़ाई आ गई दोस्तों, लड़ाई आप पढ़ेंगे। अब यहां पे क्या होता है 1707, ठीक है, 1707 ईस्वी में देखिए औरंगजेब वाला टाइम पीरियड है, ठीक है, 1707, एक बार चेक कर लीजिएगा स्टार लगा के, थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, ठीक है, ठीक है, 1707 सही है दोस्तों। 1707 ईस्वी में दोस्तों एक खेड़ा का युद्ध लड़ा जाता है, और ये खेड़ा का युद्ध याद रखेगा, एक तरफ में ताराबाई थी ना, ताराबाई के संरक्षण में कौन था दोस्तों? ताराबाई के संरक्षण में कौन था? याद रखेगा शिवाजी दूती थे। शिवाजी दूती शासन कर रहे थे। शिवाजी दूती के पिताजी का नाम क्या था? तो आपने पढ़ा था राजा राम थे। कौन थे दोस्तों? राजा राम थे, ठीक है। तो एक तरफ कौन थी दोस्तों? ताराबाई थी, और दूसरे तरफ दोस्तों कौन थे? साहू जी थे, ठीक है, दूसरे तरफ कौन थे? साहू जी, ठीक है। इन दोनों लोगों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के दोस्तों क्या हुआ? लड़ाई हुआ, जिसे हम खेड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिख रहा बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बना? ठीक है, आपने पढ़ा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया किसने था? तो याद रखेगा साहू जी ने बनाया था, ठीक है, साहू जी ने पेशवा बनाया था। कब बनाया था दोस्तों? तो 1713 में बनाया था। एक बात बताइए, ये 1707 वाली लड़ाई में जाहिर सी बात है ताराबाई हार गई और साहू जी जीत गए, तभी तो बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया जा रहा है। और बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा, अगला पेशवा कौन होंगे? तब हम अगला पेशवा यहां पर पढ़ते हैं दोस्तों बाजीराव प्रथम के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ते हैं, जो अगला पेशवा हुए, ठीक है। और पहली बार दोस्तों, अब इनसे देखिए एक सवाल आता है, ये पहले ऐसे पेशवा थे जिन्होंने 1737 ईस्वी में पहली बार, जी हां दोस्तों, पहली बार दिल्ली पर चढ़ाई कर दिया। कहां कर दिया दोस्तों? दिल्ली पर। दिल्ली जो कि मुगलों की राजधानी थी, दिल्ली पर दोस्तों चढ़ाई किया, ठीक है, चढ़ाई किया। याद रखेंगे बाजीराव प्रथम। जी हां दोस्तों, बाजीराव प्रथम कहां चले गए? दिल्ली चले गए। और कब दोस्तों? 1737 में। अगर आपको याद हो तो 1737 में पता है कौन गद्दी पर बैठा था? 1707 में औरंगजेब मर गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1737 में गद्दी पर है दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला, याद होगा आपको, ठीक है। तो किसके समय में दोस्तों? याद रखेगा मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दोस्तों इन्होंने हमला किया है। और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही 1739 में, ठीक 2 साल बाद 1739 में नादिर शाह ने हमला किया था, जो दिल्ली से तख्ते ताउस लेकर चला गया, कोहिनूर हीरा लेकर चला गया और खूब दिल्ली को लूटा। तो भी सवाल आपको याद होगा, ये मोहम्मद शाह रंगीला का शासन है। 2 साल पहले मराठों में मराठा के पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इन्होंने दोस्तों हमला किया था। 2 साल बाद जो है किसने हमला किया? नादिर शाह ने हमला किया है। यह भी सवाल अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, पालखेड़ा का युद्ध, ध्यान दीजिएगा, खेड़ा का युद्ध अलग है और पालखेड़ा का युद्ध अलग है। अब जो पढ़ा होगा इतिहास को वही जानेगा, नहीं दूसरा व्यक्ति समझेगा कि सर खेड़ा और पालखेड़ा लगता है एक ही बात होगी। नहीं, ऐसी नहीं दोस्तों। खेड़ा का युद्ध दोस्तों 1707 ईस्वी में ताराबाई और साहू जी के बीच में लड़ा गया था। यह उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई था। और जो ये लड़ा गया दोस्तों पालखेड़ा का युद्ध, ये किसके बीच में लड़ा गया? तो याद रखेगा पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया बाजीराव प्रथम वर्सेस निजाम उल मुल्क। जी हां दोस्तों, निजाम उल मुल्क। आपने निजामुल मुल्क नाम का सुना होगा दोस्तों। इसी ने दोस्तों क्या किया? हैदराबाद रियासत की स्थापना, हैदराबाद की स्थापना किया था, ठीक है। जो मुगलों से संबंधित तो था, लेकिन बाद में मुबारक खां को हरा करके दोस्तों हैदराबाद का स्थापना करता है। ये वही दोस्तों, अच्छा इसी का नाम क्या है दोस्तों? निजामुल मुल्क का ही नाम क्या है? चिनकिलिच खां। ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, बताया था मैंने आपको पीछे। ये कौन है? इसी का दूसरा नाम क्या है? चिनकिलिच खां है। उसी चिनकिलिच खां से बाजीराव प्रथम का युद्ध होता है। कब होता है दोस्तों ये पालखेड़ा का युद्ध? तो याद रखेगा दोस्तों 1728 ईस्वी में दोस्तों ये पालखेड़ा का युद्ध लड़ा गया है। बाद में दोस्तों ये दिल्ली पर चढ़ाई करने गए, ठीक है। तो पहले निजामुल मुल्क को हराए 28 में, बाद में 38 में, 28 10 38, ये वाला देखिए 37 है, ठीक है। तो 28 10 38, एक माइनस कर देगा, 37 में दोस्तों इन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई किया है। इस सवाल को भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है या फिर सब ऐसे ही चल रहा है? ठीक है, देखिए बहुत मेहनत से आजकल मैं क्लास दे रहा हूं, लेकिन रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि नितिन सर वापस आ गए हैं, आइए और आप साथ में ज्वाइन करिए। मैं चाहता तो कुछ और भी दे सकता था, लेकिन दोस्तों मैंने क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला इसलिए स्टार्ट किया कि आपको पता चल पाए कि
पर्टिकुलर किसी चैप्टर में आपकी तैयारी कैसी है। मैं 30 क्वेश्चन ही लेकर आता हूं, लेकिन उस पूरे 30 क्वेश्चन में दोस्तों निचोड़ दे देता हूं आपको, पूरा निचोड़ दे देता हूं कि कहीं से कुछ पूछना ना रहे आपको, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई, ठीक है। आप चाहें तो इन किताबों को हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट से या हमारे एप्लीकेशन से दोस्तों परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये किताबें अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर लिस्ट कर दी गई हैं, तो वहां से भी ले सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में भी किताबें आ चुकी हैं, तो मौका दीजिए, जुड़िए एक बार हमारे कोर्सेज के साथ, हमारे फाउंडेशन बैच के साथ, हमारी किताबों के साथ। निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट दोस्तों स्टडी 91 पर दिया जाता है। थोड़ा धीरे हम लोग काम करते हैं, लेकिन जो काम करते हैं बेहतरीन और शानदार काम होता है, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की दुविधा हो, समस्या हो तो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद दोस्तों पेशवा कौन बना, ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया। तो बाजीराव प्रथम के बाद दोस्तों अब क्या हो जाएगा, बालाजी बाजीराव, ठीक है। कौन आ जाएगा, बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव, याद रखेगा। बाजीराव प्रथम के बाद कौन पेशवा बने हैं, पहले नंबर पे कौन थे, तो हमने पहले नंबर पे दोस्तों किसे पढ़ा था दोस्तों, तो याद रखेगा पहले नंबर पढ़ा था बालाजी विश्वनाथ के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा बाजीराव प्रथम के बारे में। अब तीसरे नंबर पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब तीसरे नंबर पढ़ रहे हैं बालाजी बाजीराव के बारे में, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये पेशवा बने हैं बाजीराव प्रथम के बाद, ठीक है। लिख रहा है झलकी की संधि दोस्तों किसके मध्य हुई, झलकी की संधि दोस्तों ये किसके मध्य हुई है, तो किसके मध्य हुई है और कब हुई है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो कब हुई है अगर ये पूछेगा तो बताइएगा दोस्तों कि 1752 ईस्वी में दोस्तों ये झलकी की संधि हुई है। और किसके बीच में हुई है दोस्तों, तो याद रखेगा जो हैदराबाद का निजाम था, ठीक है, हैदराबाद का निजाम, ठीक है। हैदराबाद का निजाम वर्सेस किसके बीच में दोस्तों, अब अगला पेशवा कौन बन चुके हैं, तो याद रखेगा बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव के मध्य में दोस्तों यह संधि हुई है, जिसे झलकी की संधि कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या उसमें निर्णय लिया गया, बहुत डिटेल में पढ़ना तो भैया उसके लिए फाउंडेशन बैच है, वहां पर आएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। और यहां पर 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर के रूप में दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कि चीजें आपको याद रहें, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों संगोला की संधि, जी हां दोस्तों संगोला, जी हां दोस्तों संगोला की संधि कब और किसके मध्य हुई है, तो ये वाली संधि दोस्तों इसके ठीक पहले हुई थी। हमको प्रश्न ऊपर लिखना चाहिए था, झलकी बाद में लिखना चाहिए था। याद रखेंगे दोस्तों 1750 ईस्वी में ये संगोला की संधि हुई है और 1752 ईस्वी में झलकी की संधि हुई थी। झलकी वाली संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी विश्वनाथ के बीच में हुआ था, जबकि ये 1750 वाली जो संगोला की संधि है ये मराठा में जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, राजा राम वाली कहानी पढ़ रहे थे ना, ठीक है। तो याद रखेगा उन्हीं के वंश से संबंधित है राजा राम दूती, ठीक है। राजा राम दूती वर्सेस कौन कौन दोस्तों इसमें, तो एक तरफ राजा राम दूती, एक तरफ दोस्तों हमारे पेशवा हो गए बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव ने दोस्तों स्पेशली जब गद्दी संभाली ना, तो इन्होंने केवल और केवल इतना काम किया कि जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनको हम दोस्तों किसी तरह से समाप्त कर दें, ताकि कहीं कोई दिक्कत न रहे। तो जिस तरह के चाहे निजाम के साथ लड़ाई थे तो झलकी की संधि कर लिया, जो अपने उत्तराधिकार की लड़ाई चल रहा था अपनों के बीच में, अपने मराठों के बीच में, उसके लिए दोस्तों संगोला की संधि कर लिया 1750 में, ठीक है। तो 50 में संगोला और 52 में दोस्तों क्या हुआ है, तो याद रखेगा झलकी की संधि हुई है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक सवाल और याद रखेगा, ठीक है दोस्तों, इस संधि के बाद, ठीक है, इस संधि के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा निर्णय आता है। सभी शक्तियां अब किसके पास आ गई दोस्तों, पेशवा के पास आ गई थी। मतलब पेशवा का पद दोस्तों बहुत ज्यादा क्या हो गया था, मजबूत हो गया था, ठीक है। किसके समय में, बालाजी बाजीराव के समय में पेशवा का पद क्या हो गया था दोस्तों, बहुत मजबूत हो गया था। सभी तरह के निर्णय पेशवा स्वयं लेता था। और अब जो राजा थे वो नाम मात्र के राजा बने थे, ठीक है। जो भी मतलब मराठाओं के जो राजा थे वो नाम मात्र के राजा थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक सवाल है दोस्तों सिद्धखेड़ा का युद्ध, जी हां दोस्तों, आपने पीछे पालखेड़ा पढ़ा, आपने खेड़ा पढ़ा, ठीक है। यहां पर दोस्तों क्या लिखा है दोस्तों, यहां सिद्धखेड़ा का युद्ध पूछ रहा है। और सिद्धखेड़ा का युद्ध दोस्तों किसके मध्य लड़ा गया था, तो पहले कब लड़ा गया, पहले ये जानिए। तो याद रखेगा दोस्तों 1757 ईस्वी में दोस्तों, 1757 आपको याद है, 1857 की क्रांति के बाद समझ जाइए। 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, याद है ना,
प्लासी को लड़ा गया था। कौन था दोस्तों? अंग्रेजों के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरी तरफ दोस्तों बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, हालांकि उसमें धोखा दे दिया सेनापति मीर जाफर ने, इसी वजह से बंगाल के नवाब की हार हो गई, अन्यथा अंग्रेजों की चमड़ी उधेड़ देता हो। ठीक है, तो इसको याद रखें दोस्तों। 1757 में यह सिद्धखेड़ा का युद्ध हुआ है। ठीक है, और किसके किसके बीच में दोस्तों? तो सिद्धखेड़ा का युद्ध पुनः निजाम और मराठों के बीच में हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच में दोस्तों? निजाम और मराठों के बीच में दोस्तों ये सिद्धखेड़ा का युद्ध लड़ा गया, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, क्यों लड़ा गया दोस्तों? कोई वजह थी क्या? जी हां, वजह थी दोस्तों उत्तरी गोदावरी का क्षेत्र। वजह क्या था दोस्तों? उत्तरी गोदावरी का क्षेत्र जो था दोस्तों, उस क्षेत्र को लेकर के दोस्तों मराठाओं और निजामों के बीच में दोस्तों ये लड़ाई हो गई। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल आपको याद दिला, अभी सिद्धखेड़ा पूछा पीछे दोस्तों, अगर मैंने आपको पढ़ाया था खेड़ा का युद्ध, तो आपको याद है क्या खेड़ा? अभी आज ही पढ़े हो आप, जल्दी से बताओ खेड़ा का युद्ध दोस्तों किसके मध्य लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? ठीक है, तो बताया था दोस्तों जब औरंगजेब की मृत्यु होती 1707 में। ठीक है, 1707 ईस्वी, याद रखेगा उसी समय दोस्तों एक खेड़ा का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके मध्य लड़ा गया था दोस्तों? तो याद रखेगा ताराबाई और साहू जी के बीच में। ठीक है, तो साहू जी वर्सेस ताराबाई। ठीक है, साहू जी और ताराबाई के बीच में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलो एक सवाल दोस्तों और आप यहां पे बता दो। दूसरा हमने पढ़ा था दोस्तों पालखेड़ा का युद्ध। क्या पढ़ा था? पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है, तो लगे हाथ हमें यह भी बता दो, ये खेड़ा आ गया ना, इसलिए मैं बता रहा हूं सिद्धखेड़ा, खेड़ा, पालखेड़ा, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, क्लियर रहे। ठीक है, ये पालखेड़ा का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? तो याद होगा दोस्तों 1728 में। कब लड़ा गया था? 1728 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में दोस्तों? तो याद रखेगा एक तरफ था निजाम और दूसरे तरफ कौन थे दोस्तों? बालाजी बाजीराव। ठीक है, बालाजी बाजीराव। जी हाँ दोस्तों, बालाजी बाजीराव यही थे ना कि कोई दूसरा था? बालाजी बाजीराव, बताइए जल्दी से। नहीं, बालाजी बाजीराव नहीं, यहां पर भी बाजीराव प्रथम है। ठीक है, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव तो बाद में आएंगे। ठीक है, याद रखेंगे यहां बाजीराव प्रथम करिएगा। ठीक है, बाजीराव प्रथम, जिन्होंने आगे चल के 9 साल ऐड करने के लिए बोला था ना, तो 1737 में दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था, वो वाला भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इस सवाल को याद रखेंगे। अच्छा, एक सवाल और मुझे यहां पे आप बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में दोस्तों एक संधि हुई थी। फिर दोस्तों अभी तो लड़ाई हो रही है 1757 में, इसके ठीक पहले इसी निजाम और मराठों के बीच में दोस्तों संधि हुई थी। क्या आपको याद हो संधि कौन सी थी? वो संधि थी झलकी की संधि। कौन थी दोस्तों? तो लिखूं कहां पे भाई? तो यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, याद रखेगा इसके पहले दोस्तों झलकी की संधि हुई है। झलकी की संधि हुई थी किसके किसके बीच में दोस्तों? तो याद रखेंगे ये झलकी की संधि भी निजाम और मराठों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? तो बताया था आपको 1752 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1752 ईस्वी में। रिपीट हो गया, रिवीजन हो गया अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। जी हां दोस्तों, ये पानीपत का तृतीय युद्ध, तो आइए हम एक एक चीजों पे बात करते हैं दोस्तों। पहले हम पढ़ेंगे पानीपत प्रथम, ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पानीपत द्वितीय। सब रिवीजन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, तो पानीपत प्रथम में दोस्तों कौन था? एक तरफ था बाबर, दूसरे तरफ था इब्राहिम लोदी। कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, लोदी हार गया, बाबर जीत गया। ठीक है, उसके बाद पानीपत द्वितीय में कौन सा था? तो याद रखिएगा एक तरफ था अकबर, किसके संरक्षण में? बैरम खां के संरक्षण में, और दूसरे तरफ कौन था? विक्रमादित्य हेमू। फिर यहां पर हेमू हार गया और अकबर जीत गया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो तीसरी लड़ाई हुई, अच्छा कब लड़ा गया दोस्तों? ये तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, तो याद रखेगा ये लड़ाई कब हुई दोस्तों? तो पानीपत प्रथम जो हुआ था ये 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत द्वितीय दोस्तों 1556 ईस्वी में हुआ था, और जो पानीपत तृतीय है ये 1761 ईस्वी में हुआ। जी हां दोस्तों, 1761 ईस्वी में हुआ है। और किसके किसके बीच में दोस्तों? तो याद रखेगा मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। जी हां दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ये कौन था? याद रखेगा ये ईरान से आया था दोस्तों। आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने हमला किया था। उसी नादिर शाह का उत्तराधिकारी है अहमद शाह अब्दाली। इसने दोस्तों भारत पर हमला किया। ठीक है, और इसकी लड़ाई किसके साथ हुआ दोस्तों? तो मुगलों के साथ। अब मराठे भी आ चुके थे, तो मुगल और मराठा मिलकर के यहां पे लड़ाई किए थे, लेकिन फिर भी अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठों की हार होती है। 1761 ईस्वी में दोस्तों लड़ाई हुआ है। ठीक है, कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली ने भारत में लगभग 7 बार आक्रमण किया। ठीक है, 7 बार आक्रमण किया और भारत को जी भर के लूटा है, दिल्ली को जी भर के लूटा है, याद रखेंगे। ठीक है,
आगे लिख रहा है दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल का मतलब क्या दोस्तों? आंग्ल का मतलब यहां अंग्रेजों की एंट्री हो गई अब, ठीक है, अंग्रेजों की एंट्री। आपको बताऊं, शुरुआत में अंग्रेजों ने, याद रखेगा, जब औरंगजेब के साथ लड़ाई चल रहा था ना, तब दोस्तों शिवाजी को तोपें उपलब्ध कराते थे। अंग्रेज जो थे वो शिवाजी के पक्ष में थे और अंग्रेजों ने पहली बार तोपों का यूज करने के लिए दिया था भारतीयों को, ठीक है, मुगलों से लड़ने के लिए। लेकिन आगे चल के यही अंग्रेज मराठा के साथ अपना युद्ध लड़ते हैं। तो आंग्ल मराठा युद्ध आपसे पूछ रहा दोस्तों कब से कब तक लड़ा गया, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ? 1775 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, 1775 ईस्वी से दोस्तों स्टार्ट हुआ है और 1782 ईस्वी तक दोस्तों ये चला है आंग्ल मराठा युद्ध। जी हां दोस्तों, इसको याद रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इस समय दोस्तों बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल का, भारत का मत बोलिएगा, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, क्योंकि भारत का गवर्नर है ही नहीं अभी, ठीक है, कोई, याद रखेंगे। तो ये था वारेन हेस्टिंग। आपको पता है दोस्तों पहला गवर्नर बन के कौन आया था दोस्तों बंगाल में? तो वारेन हेस्टिंग आया था। बाद में कार्नवालिस के समय दोस्तों जाकर के आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। 82 में दोस्तों कार्नवालिस आया, ठीक है। अच्छा, इसमें दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से तो ये था। मराठों की तरफ से दोस्तों इसमें कौन शामिल था? तो मराठों की तरफ से महादजी सिंधिया शामिल थे, ठीक है। मराठों की तरफ से कौन था दोस्तों इसमें, इस लड़ाई में? तो याद रखेगा महादजी सिंधिया। जी हां दोस्तों, महादजी सिंधिया ये दोस्तों लड़ाई लड़ रहे थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में, ठीक है। और इनका साथ दे रहे थे मल्हार राव होलकर। कौन थे? इनका साथ कौन दे रहा था? मल्हार राव होलकर। जी हां दोस्तों, ये होलकर और सिंधिया मिलकर के दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़े हैं और काफी लंबा चला दोस्तों, 75 से लेकर 82 तक, लगभग 7 साल तक दोस्तों युद्ध चलता रहा, ठीक है, अंग्रेजों और मराठों के बीच में। अंततः दोस्तों एक संधि हो जाती है अंग्रेजों और मराठों के बीच में, और उस संधि का नाम आपको बताना है कि किस संधि के साथ दोस्तों इस युद्ध को विराम दिया गया या उसका अंत हो गया। तो उस संधि को दोस्तों सालबाई की संधि कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों? सालबाई की संधि कहते हैं। और उस संधि के माध्यम से दोस्तों युद्ध विराम लगता है। और कब दोस्तों? तो आपने देखा कि लड़ाई कब हुआ था? 1775 में शुरू हुआ था और 82 में समाप्त हुआ था। तो ये संधि भी कब हुई दोस्तों? याद रखेंगे 1782 में सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पर दोस्तों रोक लगा है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों कुल 3 युद्ध लड़े गए, आंग्ल मराठा के कुल 3 युद्ध लड़े गए। जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था दोस्तों ये कब स्टार्ट हो गया? तो 82 में वाला समाप्त हुआ, तो कुछ समय तक दोस्तों ब्रेक रहा। 1803 से लेकर के 1806 ईस्वी तक पुनः ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों लड़ा गया। और इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली था, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर कौन था? अंग्रेज गवर्नर कौन था दोस्तों? तो याद रखेगा लॉर्ड वेलेजली था, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली आपको याद होगा दोस्तों सहायक संधि यही लेकर आया था, ठीक है। और सहायक संधि ला करके दोस्तों अलग अलग राज्यों को दोस्तों शामिल करा रहा था, ठीक है। और फिर से एक लड़ाई हो जाती है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अंत दोस्तों किस संधि से हुआ है? कौन सी संधि हुई कि 1806 में दोस्तों यहां पर युद्ध दोस्तों समाप्त हो गया? तो याद रखेगा उस संधि का नाम था राजापुर घाट की संधि। राजापुर घाट की संधि। ये संधि कब हुई दोस्तों? तो याद रखेंगे 1806 ईस्वी में दोस्तों ये संधि हुई है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और एक सवाल और, अब ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ दोस्तों ये बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ, ठीक है। ये इतना निर्णायक युद्ध हुआ कि इसके बाद से दोस्तों, अच्छा एक चीज और, यहां पर अंग्रेजों ने दोस्तों दखल देना, अंग्रेजों को लगा कि देखिए मराठों को हराना है तो मराठों के बीच में जो उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई है उसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। और बालाजी जो थे दोस्तों, बालाजी का नाम सुना है आपने, सॉरी बालाजी कह रहे हैं, बाजीराव द्वितीय दोस्तों पेशवा बनते हैं। अंग्रेजों ने यहां हस्तक्षेप करके, अंग्रेजों ने क्या किया? हस्तक्षेप करके क्या किया दोस्तों? बाजीराव द्वितीय को क्या बना दिया दोस्तों? पेशवा बना दिया। और एक लड़ाई दोस्तों, हालांकि अभी तो संधि के माध्यम समाप्त हुआ, लेकिन दोस्तों यहां पेशवा बना दिया गया। तो इसके बाद से दोस्तों ये काम चलता रहा। अंग्रेज मतलब थोड़ा सपोर्टिव हुए यहां पर, ठीक है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद दोस्तों, कुछ ही समय बीता कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की भी नींव पड़ गई दोस्तों, ज्यादा नहीं मुश्किल से 10 साल बाद, ठीक है। तो 1816 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी के मध्य दोस्तों ये लड़ाई लड़ी गई। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, पहली वाली लड़ाई दोस्तों 1775 से लेकर के 1782 तक लड़ी गई थी। यह प्रथम
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। जो दूसरा युद्ध था दोस्तों, ये पहला हो गया। जो दूसरा युद्ध था वो 1803 से लेकर 1806 तक लड़ा गया। ये आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, आंग्ल मराठा युद्ध था। ठीक है, जो आपका तीसरा था वो 1816 से लेकर 1818 के बीच में लड़ा गया। ये आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लड़ा गया। ठीक है, अच्छा ये दोस्तों ये वाला युद्ध दोस्तों किस संधि से समाप्त होता है? तो याद रखेगा, पूना की संधि से समाप्त। ठीक है, पूना की संधि से क्या होता है दोस्तों? युद्ध समाप्त होता है, से समाप्त होता है युद्ध। ठीक है, और ये पूना की संधि कब हुई? तो 1818 ईस्वी में हुई है। और उसके बाद दोस्तों 1818 लिख भी लीजिए। ठीक है, 1818 ईस्वी में क्या होता है दोस्तों? पुनः क्या होता है? आंग्ल मराठा युद्ध रुक जाता है। ठीक है, लिख रहा है किस संधि के तहत अंग्रेजों द्वारा पेशवा का पद ही दोस्तों समाप्त कर दिया गया। अभी आपने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब आपने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों? जब आपने पढ़ा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों 1803 से लेकर 1806 के मध्य, उसी में पढ़ा आपने कि अंग्रेजों ने दोस्तों बाजीराव द्वितीय को दोस्तों पेशवा बनाया था। ठीक है, अभी पिछले वाली लड़ाई में दोस्तों इन्होंने पेशवा बनाया है और तृतीय वाले युद्ध के बाद ये पेशवा का पद ही दोस्तों ये क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। तो याद रखेगा ये तृतीय वाला कब किया गया दोस्तों? तो ये जो पूना की संधि हुआ था, पूना की संधि जो हुई थी ना 1818 में, ये इसी में दोस्तों निर्णय लिया गया और पेशवा का पद दोस्तों यहां से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो अंतिम पेशवा थे, अंतिम पेशवा कौन थे दोस्तों? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये अंतिम पेशवा थे, इन्हें कहां भेज दिया गया? ठीक है, अंतिम पेशवा थे, इन्हें कानपुर भेज दिया गया। कहां भेज दिया गया दोस्तों? कानपुर। कानपुर में क्या है दोस्तों? कानपुर में का स्थान है बिठूर, सुना होगा। कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया दोस्तों किसे? अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को भेज दिया गया। ठीक है, आगे पढ़िए अगला सवाल। लिख रहा मराठा राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख दोस्तों कौन करता था? तो मराठा राज्य में दोस्तों प्रशासन और अर्थव्यवस्था का देखरेख कौन करता था? तो याद रखेगा इस समय में दोस्तों पेशवा ही प्रमुख पद होता था। पेशवा ही प्रमुख पद होता था। पेशवा को प्रधानमंत्री समझा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री समझा जाता था। याद रखेंगे यही होता था। ठीक है, एक चीज और याद रखेगा, शिवाजी के शासन काल में दोस्तों अष्ट प्रधान होते थे। क्या होते थे दोस्तों? अष्ट प्रधान हुआ करते थे, यह भी याद रखेगा। इसी तरह से एक सवाल और देता है कि किसके शासन काल में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे? तो अष्ट दिग्गज की बात करेगा तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के शासक का नाम आपने पढ़ा होगा, बाबर के समकालीन थे राजा कृष्णदेवराय। उनके यहां दोस्तों अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। लेकिन यहां पर दोस्तों कौन है? यहां पर अष्ट प्रधान है। याद रखेगा शिवाजी के शासन काल में अष्ट प्रधान हुआ करते थे। फिलहाल हमसे पूछ रहा है कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख कौन करता था? तो देखरेख पेशवा या प्रधानमंत्री करता था। एक सवाल और बन सकता है कि आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? सुनिएगा ध्यान से, आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा दोस्तों कौन रखता था? हिसाब किताब कौन रखता था? तो उसे कहते थे अमात्य। क्या कहते थे दोस्तों? उसे हम अमात्य कहते थे। ठीक है, समझ में आ गया? जो आय व्यय का लेखा जोखा करने वाला होता था उसे हम क्या कहते थे? अमात्य। अभी दोस्तों आपका साम्राज्य समाप्त हुआ है, मतलब मराठा साम्राज्य का सवाल यहां समाप्त हो रहा है और यहां से शुरू हो रहा है मराठा प्रशासन। ठीक है, तो शासन प्रशासन से संबंधित तथ्यों को भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा मराठा राज्य में सैन्य प्रथम नहीं दोस्तों, सैन्य प्रधान। ठीक है, सैन्य प्रधान का मतलब क्या होता है दोस्तों? सेना का प्रधान। सेना का प्रधान कहने का तात्पर्य दोस्तों क्या है कि मराठा शासन में सेनापति को दोस्तों क्या कहा जाता? तो सेनापति यहां नहीं कहा जाता था, यहां पे कहा जाता था सर्र-ए-नौबत। क्या कहा जाता था दोस्तों? सर्र-ए-नौबत। जी हां दोस्तों, सर्र-ए-नौबत कहा जाता था। जो सैन्य प्रधान होता था, जो सेनापति होता था मराठा प्रशासन में, उसे क्या कहते थे दोस्तों? सर्र-ए-नौबत कहते थे। चलिए एक सवाल और मुझे बताइए, जो विदेश मंत्री होता था उसे क्या कहते थे? विदेश मंत्री। ठीक है, विदेश मंत्री जो होता था उसे क्या कहते थे? याद रखेगा, विदेश मंत्री को कहते थे सुमंत। क्या कहते थे दोस्तों? सुमंत। याद रखेंगे, विदेश मंत्री। आय व्यय का लेखा जोखा करने वाले को अमात्य कहते थे, शासन प्रशासन की देखरेख करने वाले को, अर्थव्यवस्था को देखरेख करने वाले को पेशवा कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे, सेनापति को सर्र-ए-नौबत कहते थे, विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे, जो विदेश नीतियों से संबंधित था। ठीक है, न्याय विभाग का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? बताइए, न्याय विभाग का प्रधान।
न्याय विभाग के प्रधान को हम कहते थे न्यायाधीश। क्या कहते थे दोस्तों? जो न्याय विभाग का प्रधान होता था उसे हम न्यायाधीश कहते थे। इसी तरह से जो नगर का प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? नगर का प्रधान। ठीक है, नगर का प्रधान जो होता था उसे हम कोतवाल कहते थे, कोतवाल। ठीक है, ये वहां पर दोस्तों शासन प्रशासन देखता था, ये याद रखेंगे, कोतवाल। जिस तरह आज कोतवाली बनी होती ना, तो कोतवाल कहा जाता था। कब दोस्तों? ये मराठा प्रशासन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे सवाल देखिए, लिख रहा मराठा प्रशासन में जिले के अधिकारी को क्या कहते थे? जिस तरह से आज जिले के अधिकारी को हम डीएम कहते हैं, तो मराठा प्रशासन में दोस्तों क्या कहते थे? याद रखेगा, इन्हें कहा जाता था देशमुख या कहा जाता था देश पांडे। क्या कहा जाता था दोस्तों? देशमुख या देश पांडे के नाम से जाना जाता था। मराठा प्रशासन में जो जिला के अधिकारी होते थे उन्हें देशमुख या क्या कहा जाता था दोस्तों? देश पांडे कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह से ग्राम प्रधान जो होता था दोस्तों, ग्राम प्रधान उसे पटेल या पाटिल कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? पटेल या पाटिल कहते थे। ठीक है, जो गांव का लेखपाल होता था, ग्राम लेखपाल। ठीक है, ग्राम लेखपाल जो होता था दोस्तों, उस लेखपाल को क्या कहते थे? कुलकर्णी कहते थे। क्या कहते थे? पढ़ाया गया है सब आपको। ठीक है, तो जो गांव का लेखपाल होता था उसे क्या कहते थे? उसे कुलकर्णी कहते थे। गांव के अधिकारी को पटेल या पाटिल कहते थे। ठीक है, ये सभी तथ्य को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला लिख रहा है दोस्तों, मराठा प्रशासन में पेशवा के प्रतिनिधि जो होते थे दोस्तों, पेशवा के प्रतिनिधि, और ये पेशवा थे कौन दोस्तों? ये पेशवा तो स्वयं प्रधानमंत्री कहलाते थे। तो प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि होते थे, उन प्रतिनिधियों को दोस्तों क्या कहा जाता था? तो याद रखेगा, उन्हें कहा जाता था मामलतदार। क्या कहा जाता था? मामलतदार। जी हाँ दोस्तों, उनको मामलतदार कहा जाता था, या फिर एक और नाम दिया जाता था कामविसदार। क्या कहते थे दोस्तों? कामविसदार कहा जाता था। जो पेशवाओं के प्रतिनिधि होते थे दोस्तों, उन्हें कहा जाता था। याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए, जब पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई स्टडी 91 जो कुछ दे रहा है ना, ये अपने आप में एकदम क्रीम मैटर है। और निश्चित रूप से पूरे यूट्यूब पे आप तलाश कर लीजिए, अगर कहीं भी आपको सीक्वेंस से चैप्टर वाइज चीजें मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बहुत शानदार से आज की क्लास रही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा दोस्तों, आपको भी अच्छा लगे तो बेहतर ही है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं। आप चाहें तो इतिहास का भी हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, जो कि मैंने खुद तैयार किया है। पुराने समय में जब मेरे पास बोर्ड वगैरह नहीं था तब मैं कॉपी कलम पे पढ़ाता था, और वही नोट्स दोस्तों आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी मार्केट में किताबें आ चुकी हैं, तो किताबों को भी आप खरीद सकते हैं। एक बार लेके देखिए कैसा है, क्या क्वालिटी है। बाकी यूट्यूब पर तो क्लास अपने आप में सुपर डुपर हिट चली जा रही है। आपको क्वेश्चन क्वालिटी देख करके लग रहा होगा कि नहीं, वाकई बहुत मेहनत के साथ इन प्रश्नों को बनाया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों प्रश्नों को समझाया भी जा रहा है। ठीक है, ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी कोर्सेज आ चुके हैं दोस्तों, हमारा फाउंडेशन बैच, और इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के हिसाब से भी दोस्तों कोर्सेज आ चुके हैं, तो उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ, और चैनल के बारे में लोगों को बताइए, ताकि जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करने आ रहे हैं वो भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।